मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में यार इससे पहले की क्लास देख लेना एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के क्या करना, विजिट करना, ठीक है। तो इससे पहले की जो क्लास है यार उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में बाकायदा उन सारी क्लासों को सजा दिया गया है, वहां से भी जाकर के आप सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं आसानी पूर्वक, ठीक है। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्व वैदिक काल की। इसमें यार पूर्व वैदिक काल यानी पीरियड, वैदिक पीरियड जो था हमारा वो स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोगों ने यार कुछ कंडीशनें पढ़ी थी, तो उसी के आगे आज हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं फिलहाल में जो हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में, वो पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? पूर्व वैदिक काल की। इसका अध्ययन हम कर रहे थे पूर्व वैदिक काल। इसमें फिलहाल में इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद ही इस क्लास में आकर के इंटर करना, ठीक है। उसके आगे हम लोग ये देखते हैं कि इसमें इस पूर्व वैदिक काल में हम लोगों को जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? इसमें पढ़ना था सामाजिक स्थिति, यानी पूर्व वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति हमारी क्या थी या कैसी थी? सामाजिक स्थिति, ये पढ़ना था हमको। एंड इसी में जो हमको अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। एंड इसी में जो बात करना है वो बात करनी हमारी कौन सी? पीरियड, वैदिक पीरियड ऑफ क्या हमारा आ जाता है? रिलीजियस कंडीशन। इसका भी अध्ययन हमको क्या करना था। एंड इसी में जो हमको लास्ट अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है मेरे प्यारे शेरों, जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? इकोनॉमिकल कंडीशन की भी बात हमको करनी थी, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यार ये देखा था कि हमारा जो भी पूर्व वैदिक काल होता है ये क्या होता है, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां या सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया था, ठीक है। एंड उसके साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को भी क्या किया था? कंप्लीट किया था। यानी पूर्व वैदिक काल की जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति थी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक को छोड़ करके, इस टॉपिक को छोड़ करके आज जो हम इस क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, पूर्व वैदिक काल की सांस्कृतिक स्थिति एंड पूर्व वैदिक काल की जो भी हमारी आती है आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। एंड फिलहाल में इसको इतने बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि यार अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है या प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न हमारा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में हम जो स्टार्ट करते हैं वो बड़े ही बेहतरीन ढंग से और एक नए जोश और उल्लास के साथ
अपनी क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति हमारी कैसी थी। तो बात करते हैं इसमें किसकी बात करते हैं, पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति यार, इसको मैं पढ़ने से पहले या इस क्लास को अध्ययन करने से पहले हम एक तथ्य ये समझते हैं कि अगर किसी भी सभ्यता की या किसी भी काल का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, खास तौर से सभ्यता का, तो यार उसमें अगर उस सभ्यता को हमको कुछ बेहतर ढंग से समझना है या उसके बारे में जानना है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उस सभ्यता के बारे में हमको पूरा फुल नॉलेज क्या होना चाहिए। अब नॉलेज कैसा होना चाहिए, तो उस सभ्यता के बारे में हमको यार वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यानी समाज में व्यक्ति किस तरह के समाज के व्यक्ति वहां पे लोग रहते थे, एंड वहां की आर्थिक स्थिति कि वहां की आर्थिक कंडीशन क्या थी, लोग किस प्रकार का कार्य किया करते थे, इन सारी चीजों के पश्चात वहां की धार्मिक स्थिति यानी वहां पे धर्म कैसा था उस सभ्यता में, तो इन सारी चीजों का क्या होना चाहिए, बेहतर रूप से क्या होना चाहिए यार, हमको सारी चीजें पता होंगी तो हम एक नए क्या बोल सकते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है उस सभ्यता को समझने में, यानी हम बेहतर ढंग से उस सभ्यता के बारे में समझ पाएंगे। तो वही हम लोग अध्ययन करते रहे कि वैदिक काल में जो भी हमारी सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, तो इससे यार हमको ये पता लगेगा कि जो भी हमारे पूर्व वैदिक काल के लोग थे या वहां का जो समाज था वो समाज किस प्रकार का था, हमारा किस प्रकार के लोग रहते थे और क्या क्या होता था, वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो पूर्व वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी, सबसे पहली बात समतावादी सामाजिक स्थिति थी। अब समतावादी से तात्पर्य क्या है, तो यार एक बात ये बोलेंगे कि समतावादी से तात्पर्य ये है कि पूर्व वैदिक काल में जितने भी हमारे क्या थे या समाज था या समाज के लोग थे, समतावादी से तात्पर्य यह है कि सारे लोग इक्वल थे, किसी में भेदभाव या ऊंच नीच नहीं था। सबसे बड़ी बात, अब भेदभाव इस कारणवश नहीं था क्योंकि यहाँ पे आर्थिक संपत्ति का अभाव था, संपत्ति का अभाव था। यार जब तक किसी के पास, जिसके पास ज्यादा धन, वो व्यक्ति क्या हो गया, थोड़ा सा ऊंचा हो गया यानी अमीर हो गया, और जिसके पास संपत्ति कम हुई या धन कम हुआ उसको क्या गरीब बोल दिए हम लोग या नीच बोल दिए। तो इस पूर्व वैदिक काल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी यार, यहाँ पे तो मुद्रा का विकास ही नहीं हुआ था, जिस कारणवश संपत्ति का अभाव था। तो सारे लोग इस संपत्ति के अभाव के कारण क्या थे, सारे लोगों में इक्वालिटी थी। क्या थी, इक्वालिटी थी। तो ये थी हमारी समाज की व्यवस्था। एंड इसके पश्चात अगर और बात करें तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वर्ण व्यवस्था का भी संचालन हम लोग इसका भी अध्ययन करते ही हैं। वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का वर्णन तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे, इससे पहले हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में
हमको वर्ण व्यवस्था का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए मिल जाता है। तो वहां पे हमको वर्ण व्यवस्था की चर्चा देखने के लिए मिलती है। उसी वर्ण व्यवस्था की जो पूर्व वैदिक काल में चर्चा मिलती है वो यही मिलती है कि यहाँ पे भी 4 प्रकार की जातियां देखने के लिए मिल जाती हैं। मुख्य रूप से यार 4 प्रकार की जातियां होती ही थी। कौन कौन सी? वो होती थी हमारी कौन सी? ब्राह्मण हो गया, पहला ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया एंड शूद्र हो गया। तो मुख्य रूप से यही 4 प्रकार की हमारी वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है, जिसका संकलन या जिसके बारे में विस्तृत रूप से ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा देखने के लिए मिल जाती है। एंड इन सब के पश्चात अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वो तो मुख्य रूप से थे 4, लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार के साथ साथ एक अलग किस्म की या एक अलग किस्म की व्यवस्था पाई गई थी। कौन सी व्यवस्था? लोग पहले जाति के आधार पर, जो भी हम लोग मुख्य रूप से व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं श्रेणी क्रम वाइज, वो यार किसके आधार पर? जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर लोग डिपेंड करते थे कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण कास्ट में आता था उसको ब्राह्मण में, इसी तरीके क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र में। लेकिन पूर्व वैदिक काल में यार ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि कर्म के आधार पर यहाँ के व्यक्तियों का वर्ण क्या किया जाता था? डिसाइड किया जाता था। अब जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा वो व्यक्ति उसी क्रम वाइज वर्ण व्यवस्था की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यह व्यवस्था हमको पूर्व वैदिक काल में देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसी के पश्चात अगर और बात करें तो ये जो समाज की व्यवस्था है, यहाँ के समाज की जो अन्य व्यवस्था है, यहाँ पे यार इसका हमको एक एग्जाम्पल टाइप भी हम लोग देख सकते हैं कि हमको ऋग्वेद में उसका अध्ययन मिल जाता है, जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मतलब मैं वैद्य हूँ, यानी मैं एक कवि हूँ, मेरा जो पिता है वो एक वैद्य है एंड मेरी जो माता श्री है वो यार एक आटा चक्की चलाती है। तो इससे, इस एग्जाम्पल से या इस उदाहरण से यार हमको ये तथ्य तो समझ में आ रहा है पूरी तरीके से कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग कार्य से जुड़े हैं, अलग अलग पेशे से जुड़े हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण व्यवस्था की श्रेणी में डाले जाते थे। किस काल में? वो था पूर्व वैदिक काल में। और इसका जो विस्तृत अध्ययन मिलता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये यार ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका विस्तृत अध्ययन मिलता है। लेकिन अगर पूछ ले वर्ण व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन कहां पे मिलता है, तो वो मिलता है हमारा कहां पे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी भरपूर या विस्तृत रूप से अध्ययन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप यार इतनी सारी चीजें हम लोगों को समझ में आई होंगी। इसी को यार मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे हमको यार आसानी होगी। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में देखते हैं, पूर्व वैदिक काल में जो समाज की स्थिति थी, जो समाज की स्थिति थी, वो थी समतावादी। कौन सी? समतावादी। यानी हमको समतावादी समाज देखने के लिए मिल जाता है। इस समतावादी से तात्पर्य क्या है?
तो मेरे शेरों अगर समतावादी की बात करें तो एक समान यानी इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे समतावादी समाज था, ऐसा क्यों था? क्योंकि यहां पे क्योंकि इस समाज में क्या होता था यार? संपत्ति का अभाव था। किसका अभाव था? संपत्ति का अभाव था। इसी कारणवश ना ही कोई व्यक्ति ऊंच था यानी अमीर था, और ना ही कोई व्यक्ति नीच था यानी गरीब था। इसी कारणवश यहाँ पे इक्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात और बात करें तो इसी के पश्चात अगर और बात करूं, इतनी सारी देखने के बाद हम लोग वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। तो यहां की इसके अलावा इस समाज में इस समाज में नई किस्म की वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। नई किस्म की वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। अब वो नई किस्म की कौन सी थी? मिल जाती है। नई कौन सी थी? तो वो थी कर्म के आधार पे। किसके आधार पे? कर्म के आधार पर वर्ण का क्या किया जाता था? वर्ण को यार डिसाइड किया जाता था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। एंड यार मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं? तो मुख्य रूप से एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना यहां पे कि मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था का वर्णन या कितने होते हैं? तो सबसे पहली बात 4 होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र की बात हम लोग कर चुके हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की वर्ण जातियां थी। ये जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर ये डिसाइड होती थी, और इन चारों का जो विस्तृत अध्ययन मिलता है वो हमको मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो यार इतनी सारी चीजें हमको समझ में आई होगी, ठीक है। इसी के पश्चात वो सारी चीजें मैंने बोली कि कर्म के आधार पे, यहां पे कर्म के आधार पे चुना जाता था। कर्म के आधार पे पूर्व वैदिक काल में क्वेश्चन अगर बनता है कि पूर्व वैदिक काल में किस आधार पर वर्ण व्यवस्था का विचरण किया गया है, तो वो किया गया है हमारा कर्म के आधार पे। और इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं इसका उदाहरण के तौर पे, तो एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति क्या कहता है कि मैं कवि हूं। क्या हूं? मैं कवि हूं। मेरे पिता वैद्य हैं। मेरे पिता वैद्य हैं। एंड मेरी माता क्या है? मेरी माता आटा चक्की चलाती है। आटा चक्की चलाती है। तो ये उदाहरण के तौर पे हमको क्या करना है? नोट करके रखना है, जिससे ये पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग क्या हैं?
अलग अलग वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कहां पे? पूर्व वैदिक काल में एक ही परिवार के लोग यार, ठीक है, जिसका अध्ययन हमको यार ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने के लिए मिल जाता है कि किस प्रकार से इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। इन वर्णों की उत्पत्ति होती तो है, और इन वर्णों की जो उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा से किस प्रकार ये वर्ण हमारे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसका विस्तृत अध्ययन हमको कहां देखने के लिए मिलता है? वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अगर तो अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी में देखते हैं कि क्या इस समाज में जो भी हमारे कुछ और मुख्य अंग थे जो इस समाज में रहा करते थे, जैसे जैसे यार हमारी स्त्रियां हो गई, स्त्रियां भी इस समाज में रहती थी। स्त्रियों के साथ साथ यार दास वगैरह थे, कुछ बहुत दास थे। तो ये दास वगैरह भी थे। किस प्रकार के दास थे? तो इसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं, जो कि समाज में ये लोग क्या करते हैं, रहा करते थे। ठीक है, तो दास की अगर बात करें तो जो दास थे वो यार दास प्रथा का प्रचलन था इस पूर्व वैदिक काल में, हम जानते हैं। लेकिन केवल और केवल कुछ कार्यों के लिए, ज्यादा नहीं, केवल और केवल कुछ कार्यों के लिए ही दास प्रथा का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है। तो क्या ये जो दास प्रथा थी ये पूरी तरीके से दास होते थे, या यूरोपीय दासों की तरह जो दास होते थे उनके जैसे होते थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे दास होते थे ना पूर्व वैदिक काल में, ये यार क्या होते थे, ये पूरी तरीके से दास नहीं होते थे, या यूरोपीय दासों की तरह ये दास नहीं होते थे। केवल और केवल कुछ कार्यों के लिए ही इनको अपने काम में या दास बनाया जाता था, अन्यथा ये फिर से वही समाज के अंग जैसे थे। ये अपने आप को उसी रूप में या उसी तरीके से जीवन अपना व्यतीत करते थे। ठीक है, एंड इन सब के पश्चात अगर और बोलना चाहें तो इसी कारणवश इनका ज्यादा शोषण भी नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये थी हमारी दासों की स्थिति। और इन सब के पश्चात अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ परिवार रहा करते थे। जाहिर सी बात है, समाज है तो समाज का सबसे छोटा रूप परिवार ही होता है। परिवार होता है, उससे ऊपर समाज होता है, समाज से फिर गांव होता है, गांव से फिर हमारा जो भी होता है जिला वगैरह होता है, जो भी ब्लॉक होता है, जिला होता है, राज्य होता है। इस तरीके करके हमारा पूरा देश का निर्माण हो जाता है। तो समाज में जो परिवार था वो भी यार क्या था, काफी महत्वपूर्ण हमारा परिवार माना जाता था, या समाज की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो परिवार के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, इसी कारणवश यह काफी महत्वपूर्ण होती थी। और इस परिवार की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस परिवार में जो लोग रहते थे उनका महत्व थोड़ा कम था, लेकिन परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, और इस परिवार में एक और विशेषता मिलती है, संयुक्त परिवार की विशेषता भी देखने के लिए मिल जाती है। तो क्वेश्चन यार अगर बनता है यहां से कि पूर्व वैदिक काल में परिवार में किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल जाती हैं, या किस प्रकार की विशेषता परिवार के संबंध में निम्न रूप से सही है? क्या तो दो प्रकार की विशेषताएं देखने के लिए मुख्य रूप से मिल जाती हैं। पहली पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, एंड दूसरी संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। अब पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मैं बात बोलना चाहूंगा, पितृसत्तात्मक का मतलब यह है कि पूरे परिवार का जो हेड होता था ना, वो कौन होता था?
वो पिता होता था, यानी पूरे परिवार की जो बागडोर होती थी वो यार पिता के द्वारा ही परिवार चलाया जाता था। तो इसको पितृसत्तात्मक बोल दिए। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमारी परिवार में विशेषता थी वो परिवार में विशेषता थी कि वहां पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में हमको पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसके पश्चात एक विशेषता हमने पढ़ी, कौन सी? संयुक्त परिवार की। तो यार हमको खुदाई से या पुरातत्वविदों के द्वारा या इतिहास के माध्यम से, लिपियों के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि जो भी हमारे परिवार रहते थे वो संयुक्त परिवार रहते थे, यानी बड़े बड़े घरों के अवशेष मिलते हैं, जिस कारणवश पुरातत्वविदों को यह अनुमान लगता है कि हाँ यहाँ पर सारे लोग क्या करते थे, एक साथ मिल करके रहते थे, जिस कारणवश इसका भी अनुमान इतिहासकार क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम यहां पे भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में समाज में दो प्रमुख अंग और थे। इन सारी चीजों को पश्चात समाज में दो प्रमुख अंग और थे, कौन कौन से? पहला था हमारा कौन? पहला था हमारा दास। क्या था? दास प्रथा थी एक हमारी, दास थे। एंड दूसरा स्त्रियां थी। क्या थी? स्त्रियां थी। अब ये दास क्या होते थे? तो ये जो दास होते थे मेरे शेरों, ये जो दास होते थे, ये दास यार क्या होते थे, यानी दास प्रथा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन, दास प्रथा का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है। प्रचलन, दास प्रथा का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी था। क्या यूरोपीय दासों की तरह यहां के दासों की स्थिति थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां के जो दासों की स्थिति थी वह कुछ कार्यों के लिए ही दासों को अपने कार्यों में लिया जाता था। यानी पूर्व वैदिक काल में दासों को केवल और केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए, कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, जिस कारणवश क्या होता था, जिस कारणवश इनका शोषण भी नहीं होता था, जिस कारणवश इनका शोषण
नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था। तो ये फैक्ट भी हमको क्या करना है, याद रखना है। दासों, ये भी समाज के प्रमुख अंग थे, समाज के प्रमुख अंग में ये भी शामिल थे। ठीक है। एंड इन सब के पश्चात अगर और बोले तो यहाँ पे या पूर्व वैदिक काल में जो समाज था उसकी सबसे छोटी इकाई जो थी वो यार परिवार मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? परिवार मानी जाती थी। फिर वो चाहे पूर्व वैदिक काल में हो, वैदिक काल में हो या सिंधु घाटी सभ्यता में हो, तो यार समाज की सबसे छोटी इकाई वो हमारी परिवार ही होती थी। ठीक है। तो इस परिवार में, यहां के परिवार में पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। समाज में परिवार भी सबसे छोटी इकाई होती थी और काफी इंपॉर्टेंट होती थी। तो उस समाज में जो भी यार परिवार में जो भी कार्य होता था, उस परिवार का सबसे बड़ा हेड हमारा कौन होता था? वो पिता होता था। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। और इस परिवार से रिलेटेड एक और विशेषता देखने के लिए मिलती है कि पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, वैदिक काल में हमको संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार की विशेषता भी देखने के लिए मिल जाती है। देखने के लिए मिल जाती है, मिल जाती है। तो ये दो हमको फैक्ट याद रखने हैं। एक पूर्व वैदिक काल में जो परिवार था पितृसत्तात्मक था, और संयुक्त परिवार हमको देखने के लिए मिल जाता है। संयुक्त परिवार, इसका हमको प्रमाण मिलते हैं, बड़े बड़े घरों के अवशेष मिलते हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगा पाते हैं कि यहाँ पे जो परिवार थे वो आपस में मिल करके रहते थे, सारे लोग एक साथ रहा करते थे। और एक यहाँ पे नोट पॉइंट डाल लेना कि पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में हमको पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। बात करते हैं, इतनी चीजें अगर हम लोगों ने जान ली हैं तो थोड़ा सा हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आई होप यार, हम यही आशा करते हैं कि इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी अब तक पूर्व वैदिक काल के सामाजिक स्थिति से रिलेटेड। इन सब के पश्चात जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं स्त्रियों की, यानी महिलाओं की स्थिति पूर्व वैदिक काल में कैसी थी। ठीक है। देखते हैं पूर्व वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में
समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, काफी अच्छी मानी जाती है। क्या की जाती है? मानी जाती है। ठीक है, यानी कंडीशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन या पीरियड इन क्या, यानी महिलाओं की जो भी कंडीशन थी वो कैसी थी? वो यार बहुत ही अच्छी कंडीशन मानी जाती है। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। पहली बात, एक ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं। ये ग्राफ हमको बना लेना है कॉपी में। ठीक है, महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी थी, फिर थोड़ा सा, और फिर अब अच्छी होने लगी है। ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल की कंडीशन है, पूर्व वैदिक काल में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जनपद, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके बाद भी हम लोग कोई मौर्य वंश पढ़ेंगे, जो भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत यहाँ से स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो महिलाओं की कंडीशन में घटौती आती जाती है। एंड फिर आज की डेट की हम बात करें तो फिर से महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? अच्छी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको क्या करना है? समझना है और याद रखना है। ये थी हमारी पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, एंड इसी में महिलाओं की स्थिति में बात करें तो महिलाओं में स्थिति काफी अच्छी थी, जिससे यार उनको उनमें उपनयन संस्कार देखने के लिए मिल जाता है, या सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार देखने के लिए मिलता है स्त्रियों में, वो उपनयन संस्कार देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, वैदिक काल में जो समाज में महिलाओं की स्थिति थी वो यार इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है, और काफी अच्छी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बाकी अगर और विस्तार पूर्वक पूर्व वैदिक काल में महिलाओं के स्थिति की या इसके संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो यार और काफी अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर पाते हैं, जिसको यार इनके संबंध में यार काफी अच्छी चीजें देखने के लिए मिलती है, जिसको यार एक प्रथा भी देखने के लिए मिलती है या संस्कार भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम लोग उपनयन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के संस्कार भी देखने के लिए मिलते हैं पूर्व वैदिक काल में महिलाओं के संबंध में। एंड इस तरीके के 16 प्रथाएं या संस्कार देखने के लिए हमको मिल जाते हैं, 16 प्रकार के। ये तथ्य भी हमको क्या करना है? याद रखना है। यानी पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में महिलाओं का अगर अध्ययन करें तो विस्तृत अध्ययन के अनुसार एक संस्कार मिलता है, जिसको हम उपनयन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। संस्कार के नाम से जानते हैं। ये तथ्य भी हमको क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी में एक नोट पॉइंट डालते हैं। नोट पॉइंट ये डालते हैं कि इस तरह के संस्कारों का जो अध्ययन मिलता है वो 16 प्रकार के मिलता है। 16 प्रकार के
संस्कारों का अध्ययन मिलता है, संस्कारों का अध्ययन मिलता है, अध्ययन मिलता है, अध्ययन मिलता है या चर्चा मिलती है। उपनयन संस्कार जैसे महिलाओं की जो भी कंडीशन थी, इस संस्कार के जैसे ही हमको यार 16 प्रकार के और संस्कारों का अध्ययन करने के लिए मिल जाता है। और अगर इसी में बात करें महिलाओं की स्थिति में, तो महिलाओं की स्थिति यार काफी अच्छी थी। इस पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी, इनको यार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, भरपूर शिक्षा अधिकार करने के साथ साथ इनको यार क्या था, परिवार में भी और समाज में भी क्या होता था, भाग लेने का, किसी भी प्रकार के सभा में भाग लेने का, किसी भी प्रकार के समिति में बैठक के रूप में भाग लेने का, या किसी भी कंडीशन में समाज में, परिवार में, किसी भी स्तर पर भाग लेने के लिए भरपूर इनको स्वतंत्रता दी गई थी। तो ये कंडीशन भी काफी अच्छी थी। और इसी में बात करें, पहले इसी को लिखते हैं कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार समाज में, समाज या परिवार में, समाज या परिवार में क्या था, यानी सम्मान का अधिकार, ये भी बोल सकते हैं सम्मान का अधिकार, सम्मान का अधिकार। एंड और बात करें तो समाज में कुछ भी हमारा फंक्शन वगैरह होता था, तो सभा में या समिति में भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार भी महिलाओं को क्या था, प्राप्त था। तो इस तरीके के जो भी सारी कंडीशनें थी वो यार महिलाओं के पक्ष में थी। देखते हैं महिलाओं के ही पक्ष में कुछ और तथ्यों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी बौद्धिक समझ का विकास होगा इस पूर्व वैदिक काल के संदर्भ में। और हम ये जान पाएंगे कि इस पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की जो कंडीशन थी या जो स्थिति थी, वो इन सब के पश्चात और कौन कौन सी स्थिति उभर करके सामने आई थी, जिसको इतिहासकारों ने इस इतिहास की किताब में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं समाज में महिलाओं की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखते हैं इसी में महिलाओं की कंडीशन में और देखते हैं। तो कुछ हमारी विदेशी महिलाएं भी थी जिनको यार प्राप्त था, इंडिया में उनको भी अधिकार प्राप्त था। तो पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में कुछ विदेशी महिलाएं थी, विदेशी
महिलाएं थी जिनको काफी अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण किया था या उनको अधिकार प्राप्त था, उनको भी, उन सबको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था या काफी अच्छी शिक्षा उन लोगों ने प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, प्राप्त करने का अधिकार था या उन लोगों ने शिक्षा काफी अच्छी प्राप्त भी की थी और काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग, क्योंकि ये महिलाएं ऋषि संवर्ग से आती थी, ऋषि संवर्ग से आती थी, जिस कारणवश इनको शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला और शिक्षा में काफी बेहतर प्रदर्शन पूर्व वैदिक काल में हमको ये स्त्रियां करके दिखाती हैं या देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और इन सब के पश्चात कुछ प्रथाएं थी, कुछ अन्य प्रथाएं भी थी। इन महिलाओं में कुछ नाम देखते हैं, कुछ नाम देखते हैं कौन कौन सी महिलाएं थी। तो महिलाओं में पहले नंबर पे अपाला, अपाला, ये नाम याद रखने हैं। ऋषि संवर्ग से आने वाली विदेशी महिलाएं थी जिनको काफी अच्छी शिक्षा का स्तर प्राप्त था। अपाला, गोसा, अपाला, गोसा, लोपा, मोद्रा, लोपा, मोद्रा आदि आदि, ये नाम हमको याद रखने हैं। स्त्रियों के नाम हैं जो कि विदेशी महिलाएं थी, ऋषि संवर्ग से आती थी, इसी कारणवश इनको शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल जाती है। इन सब के पश्चात कुछ अन्य प्रथाएं भी थी जो कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं के संदर्भ में देखने के लिए मिल जाती है और एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि महिलाओं के पक्ष में ही वो प्रथाएं या वो जो नियम थे या जो भी कंडीशन थी समाज में महिलाओं के प्रति, वो महिलाओं के पक्ष में ही देखने के लिए मिल जाती हैं। कौन कौन सी कंडीशनें थी? तो पहली कंडीशन थी जो अन्य प्रथा में थी, पहली कंडीशन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी बाल विवाह, बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होना, बाल विवाह नहीं होता था। दहेज प्रथा, दहेज, दहेज प्रथा का प्रचलन भी, दहेज प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। दहेज प्रथा का प्रचलन क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने अभी शुरू में जब क्लास स्टार्ट की तभी मैंने बताया कि यहाँ पे संपत्ति का अभाव था, समाज में आर्थिक संपत्ति का अभाव था, जिस कारणवश यार मुद्रा वगैरह चलती नहीं थी। तो इसी कारणवश यार का यहाँ पे जो दहेज प्रथा थी उसका भी अभाव देखने के लिए मिल जाता है, जिस कारणवश इस स्थिति के होने के लिए महिलाओं की जो भी कंडीशन थी वो काफी बेहतर हो जाती है समाज में। ठीक है, एंड इन सब के पश्चात एक दो और देखते हैं, कौन सी? कि विधवा विवाह, विधवा विवाह प्रथा, ये भी होता था, विधवा विवाह प्रथा। एंड एक होता है हमारा नियोग प्रथा, नियोग, नियोग प्रथा का प्रचलन भी, नियोग प्रथा का प्रचलन भी देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है।
मिल जाता है पूर्व वैदिक काल में। तो ये 3 से 4 हमको ये सारी चीजें महिलाओं से रिलेटेड याद रखनी है। बाल विवाह नहीं होता था, इसका भी प्रचलन नहीं था। दहेज प्रथा का प्रचलन, विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यार नियोग प्रथा या क्या बोलते हैं, विधवा विवाह, इससे ये तात्पर्य था कि कोई भी महिला होती थी, अगर उसका हस्बैंड या उसका जो पति होता था या होने वाला पति होता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वह अपने देवर से या किसी अदर व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से वो अपना जीवन साथी के रूप में उसको चुन सकती थी या उससे ब्याह रचा सकती थी। तो ये सारी कंडीशनें यार पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में हमारी दर्शाती है, जिससे हमको ये अनुमान लगता है या इस बात की हम कल्पना कर पाते हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति थी वो पूर्व वैदिक काल में काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है आज की अपेक्षा। आज भी यार, आज तो काफी ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो कुछ मामले में आज अच्छी नहीं है, बाकी आज उस समय से ज्यादा बेहतर हमको आज महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आप लोग फिलहाल में चैप्टर पढ़ना और चैप्टर पढ़ने के पश्चात यार कंपैरिजन करना अदर सभ्यता से इस सभ्यता में और दूसरी सभ्यता से आज की जो भी हमारी सामाजिक वर्तमान की व्यवस्था है, आज से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हमको सारी चीजें खुद ब खुद सामने हमारे निकल करके आ जाएगी कि पहले क्या चीज कैसी थी और आज की क्या चीजें कैसी हैं, तो हम सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारे महिलाओं की स्थिति। बात करते हैं एक दो कुछ अन्य फैक्ट की कि यहाँ पे जो भी हमारे लोग थे वो और क्या क्या चीजें करते थे समाज में, उसको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में यार, इसी समाज की व्यवस्था में यानी पूर्व वैदिक काल की इसी सामाजिक व्यवस्था में कुछ और चीजें देखते हैं कि समाज में जो व्यक्ति होते थे वो किस प्रकार का खान पान का प्रयोग करते थे। जैसे यार आज का दौर है ना, जैसे एक चीज हमको ये समझना, एक चीज ये समझना कि जैसे यार आज हमको कुछ यहाँ पे हो जाता है और इसका इतिहास लिखा जाता है, आज का इतिहास लिखा जाता है, तो उसमें ये चीजें लिखी जाएंगी सारी चीजें, और जो भी 100, 200, 500, 1000 साल बाद जो व्यक्ति आएगा आज के दौर को पढ़ने के लिए, वो इतिहास के तौर पे यही जो आज हम पढ़ रहे हैं इसी तरीके वो भी अध्ययन करेगा कि अच्छा इंडिया में जो लोग रहते थे प्रयागराज नाम के शहर में, उनकी समाज की स्थिति कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति व्यवस्था कैसी थी प्रयागराज शहर की, धार्मिक व्यवस्था कैसे थी प्रयागराज शहर की। तो इन सब से वह व्यक्ति अंदाजा लगा लेगा या कल्पना कर लेगा कि प्रयागराज नाम के शहर में, भारत में जो भी प्रयागराज नाम का शहर स्थित था उसमें यार किस प्रकार के सारा सिस्टम होता था, वो तुरंत यार अंदाजा लगा लेगा और पकड़ ले जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखते हैं इनका खान पान का सिस्टम क्या था। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल के लोग